हेलो बच्चों, एचएस एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो आपका जो चल रहा है वो अफवाह और अनुगमन वेग आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 विद्युत चालन आपका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल आपको करा दी गई थी, तो इसमें आज आपको कराना है हमें अफवाह वेग या अनुगमन वेग। डेफिनेशन कल बताई थी या नहीं बताई थी? बता दी गई थी। डेफिनेशन होती है इसकी, क्या आपको बता तो लिखवा भी दी गई थी इसकी डेफिनेशन की। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म औसत नियत वेग से एक दिशा गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अफवाह या अनुगमन वेग कहलाता है। तो आज इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ डेरिवेशन स्टडी करेंगे, और वेरी इंपोर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम के लिए। आया ही है बस एग्जाम में क्वेश्चन जो आज मैं करा रहा हूँ। दो डेरिवेशन आपके जो होंगे आज, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक तो ओम के नियम की उत्पत्ति और दूसरा है आपका अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। वेरी इंपोर्टेंट डेरिवेशन, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। आज ये स्टडी करेंगे। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अब सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट मान के चलते हैं इस संबंध को समझने के लिए, ठीक है। और एक डायग्राम तैयार करते हैं छोटा सा, कि मान लीजिए कोई चालक है इसे, ये कोई चालक, और ये चालक किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। ऐसे बैटरी से जोड़ दो, माइनस प्लस। इसमें आपके जो है इलेक्ट्रॉन है भरे हुए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं। और जिनका जो वेग है, चलने का वेग वो कितना है? वीडी है। अनुगमन वेग कितना है? वीडी है। जब आपके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वेक्टर ई, जो कि विद्युत धारा की दिशा में होता है। बात समझ में आ गई? ये सिरा पॉइंट पी मान लिया मैंने, और ये सिरा क्यू मान लिया, और ये जो बिंदु है ए हो गया, और ये बिंदु आपका डी हो गया, ठीक है। तो ये हमने कोई एक आकृति कंसीडर कर ली। बैटरी जोड़ने के बाद मान लिया इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये बैटरी की कनेक्शन चेंज कर लें, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इधर बैठे तो बैटरी ऐसे यूज होगी, प्लस माइनस इधर, तो धारा किधर चलेगी भाई? माइनस से इधर चलेगी ना, ये इससे इधर। मान लो विपरीत दिशा में चलती है इलेक्ट्रॉनों के बहने की, ठीक है। तो धारा ऐसे चलेगी। बात समझ में आ गई? डायग्राम क्लियर है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ सपोज करके चले, कुछ मान के चलेंगे, ठीक है। कि हमने एक तो इसका क्षेत्रफल मान लिया कैपिटल ए है। कितना क्षेत्रफल है? पॉइंट बी ना मान लो, इसे केवल क्षेत्रफल मान लो, ये आपका क्षेत्रफल कैपिटल ए। तो हमने क्षेत्रफल मान लिया कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। एक सेकंड थिंग हम इस में मान के चल रहे हैं कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर स्मॉल है। ये प्रति एकांक आयतन में, ध्यान रखिए, स्मॉल एन मान के चल रहे हम इसे, ठीक है। ये प्रति एकांक आयतन में है, तथा विभवांतर कितना है आपका? कैपिटल वी मान लिया हमने, विभवांतर बराबर कैपिटल वी, इसका मान कैपिटल वी मान लिया। विभवांतर कितना मान लिया? कैपिटल वी है, ठीक है। और धारा कितनी प्रवाहित हो रही? विद्युत धारा आई, विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है वीडी अनुगमन वेग से। इसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है। वीडी अनुगमन वेग से इलेक्ट्रॉन इसमें चल रहे हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालता हूं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, वो मान ली मैंने कैपिटल एन है। कितनी है? कैपिटल एन। देखो एकांक आयतन में
एकांक आयतन में जो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो छोटा n है। और अगर मैं आयतन इसका निकालने लगूं और मैं कह दूं कि भाई ये चालक तार की लंबाई स्मॉल l है, कितनी है? स्मॉल l है, इसका क्षेत्रफल कैपिटल A है और इसका मुझे आयतन निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपका आयतन? हो जाएगा Al। कितना हो जाएगा? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणा आयतन। और ये कितना है? स्मॉल n गुणा क्षेत्रफल A और आयतन कितना हो जाएगा? Al। ठीक है, कैपिटल N बराबर आ गया आपका स्मॉल n गुणा Al। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कुल आवेश निकालें तो कुल आवेश कितना होगा? तो हो जाएगा Q बराबर कैपिटल Ne। भाई इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो Q बराबर Ne या Q बराबर स्मॉल n गुणा Al गुणा स्मॉल। ठीक है भाई, आपका Q का मान आपका ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, अब इससे आगे देखोगे, अब इससे आगे देखेंगे। मान लिया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है जो इस चालक तार में प्रवाहित हो रहे हैं वो स्मॉल t समय ले रहे हैं। वो कितना समय ले रहे हैं? स्मॉल t समय ले रहे हैं, t समय में चल रहे हैं। ठीक है, और कितनी दूरी तय कर रहे हैं? l दूरी तय कर रहे हैं। उनका वेग कितना है? vd है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालक तार को पार करने या चालक तार में लिया गया समय t बराबर, देखो समय बराबर होता है, क्या होता है समय बराबर? चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी? l और चाल कितना? v। तो t बराबर क्या हो गया? l बटे vd। क्लियर है भाई? समझ में आया? ठीक है, इसके बाद देखेंगे तथा वैद्युत धारा कितनी होती है आपकी? वैद्युत धारा परिभाषा से निकालेंगे। क्या है वैद्युत धारा का सूत्र? I बराबर Q बटे T। I बराबर Q बटे T। ठीक है, तो I बराबर Q बटे T। T का मान यहाँ रख दो, तो इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा आपका? Q बटे T का मान L बटे VD। और Q का भी मान रख दें यहाँ से, तो I बराबर Q का मान रखो, कितना हो गया? Q का मान है आपका NaLe, N गुणा Al गुणा E गुणा Vd L से L कट गया, तो I बराबर आएगा NeAVd। हमें से याद रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो ये आपका आ गया वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या आ गया? वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। या ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर आपको अनुगमन वेग निकालना है तो Vd बराबर I बटे Na। तो ये आपका निकल के आ गया भाई अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध आपके निकल के आ गया। बात समझ में आई? अरे क्लियर है भाई? पता लगा कुछ? ये नहीं मानते? ठीक है, अगर आपको धारा घनत्व के साथ संबंध निकालना है, किसके साथ? धारा घनत्व का सूत्र बताओ क्या होगा? धारा घनत्व J बराबर होता है आपका I बटे A। क्या होता है? J बराबर I बटे A। भाई एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित वैद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। पढ़ रखा सबने? चलो, I बटे A, और I बटे A किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से देखिए, ठीक है, I बटे A अगर मैं निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा? Ne किस Vd के बराबर आ जाएगा क्या? ठीक है, और Vd बराबर अगर मैं निकालूं तो ये जगह J बटे N। ये अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध निकल कर आ गया। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध आपका निकल कर आ गया। बात समझ में आ गई? सदिश रूप में अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये अनुगमन वेग वैद्युत धारा में संबंध निकल कर आ गया।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब आप ये संबंध दिखा दो तो इसके नीचे लिख देंगे यही अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध है। जब आप ये वाला फॉर्मूला निकाल लेंगे तो इसके नीचे लिख देंगे कि यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है जी, तो उम्मीद है समझ में आएगा, बड़ी अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, एक बार और समझ लेंगे चाहे कि मान लिया कोई चालक तार लिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अनुगमन वेग vd से हो रहा है, कोई विद्युत क्षेत्र E इसमें जो है निरूपित है, और इसमें जो है एक बैटरी हमने जोड़ रखी जिसका धनात्मक सिरा Q पॉइंट से और जो ऋणात्मक सिरा P पॉइंट से जोड़ रखा है। ठीक है, चालक की लंबाई L है, क्षेत्रफल कैपिटल A है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो अनुगमन वेग vd से गति कर रहे हैं। तो जैसे आप ये करते हैं, हमने इसमें एक चीज और मान के चले कि हमने माना कि चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा विभवांतर कैपिटल V और धारा कितनी आपकी कैपिटल I है। तब अगर हमें चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, वो मान लिया हमने कैपिटल N है, कितनी है कैपिटल N है, और इसका मान हो जाएगा कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा आयतन। देखो अगर इलेक्ट्रॉनों में ये हमने n मान रखा गुणा, और इसका क्षेत्रफल a है, उसकी लंबाई स्मॉल l है, तो ये आ जाएगा n गुणा al। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कुल आवेश अगर आपको निकालना तो q बराबर हो जाएगा कैपिटल N स्मॉल e, या q बराबर स्मॉल l कैपिटल N का मान रख दिया al गुणा e। ठीक है भाई, और आपको पता है कि अगर हम समय कंसीडर कर रहे हैं, समय मान के चले स्मॉल t, और हम कह रहे हैं कि समय हमें फाइंड करना है, तो स्मॉल t बराबर हो जाएगा आपका जितनी दूरी इलेक्ट्रॉन तय करिए, और कितनी दूरी तय करेंगे जितनी आपकी इसकी चालक तार की लंबाई है। तो चालक तार की लंबाई कितनी l, तो t बराबर l बटे vd। इसके बाद वैद्युत धारा अगर आपको कंसीडर करनी है तो I बराबर हो जाएगा q अपॉन t। हम क्या करेंगे, t का मान यहाँ रख देंगे, और t का मान यहाँ रखा तो ये आ गया I बराबर q अपॉन l, और ऊपर आ जाएगा इंटू vd। अब इसके बाद q का मान रख दिया, l से l कट गया, I बराबर निकल गया n ये vd। अगर vd का मान निकालना है तो इसे इसके अपोन में भेज दो, I अपॉन n ये धारा घनत्व तो J बराबर I अपॉन A होता है, बराबर n e vd। vd बराबर हो जाएगा J अपॉन n e, और vd बराबर होता है आपका सदिश रूप में लिखे तो वेक्टर vd बराबर वेक्टर J अपॉन n e। तो भाई इससे आगे स्टडी करते हैं, और इससे आगे पढ़ेंगे पहले हम ओम का नियम, जो तुमने पढ़ा होगा। डायग्राम मिटा दिया, गलती कर दी, चलो कोई नहीं। ओम का नियम पढ़ेंगे भाई, जो पहले भी पढ़ा होगा तुमने 10th क्लास में। ओम ने क्या बताया था, ओम ने बताया था कि जो आपका चालक होता है, अगर हम किसी चालक पर कोई विद्युत विभवांतर कनेक्ट कर दे, विभवांतर जोड़ दे या बैटरी जोड़ दे, तो उसमें प्रवाहित धारा और उसमें उत्पन्न विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, और स्थिति क्या बताई कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत है, कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब और आदि। ठीक है, बहुत सारी। तो जैसे अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, तो उसके सिरों पर लगा गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम था, ओम का नियम था। किसका नियम था भाई, ये ओम का बात समझ में आई भाई। तो ओम का नियम लिखना है तो लिख लेंगे, नहीं तो इसे समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे इसकी उत्पत्ति है, तो इसलिए ओम का नियम पढ़ाना तुम्हें जरूरी है। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार कि जो आपका V होता है, विद्युत विभवांतर होता है, वो I के अनुक्रमानुपाती होता है। V बराबर IR हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। V बराबर क्या हो जाएगा, IR, जहाँ R एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगर V और I के बीच में डायग्राम तैयार करें किसी धातु के लिए, तो ये आपका एक सीधी रेखा होता है। मान लिया कि यहाँ से ये आपका क्या है, आपका ये I मान के चल रहे, V मान के चल रहे, और ये आपका I मान के चल रहे। ठीक है, और यहाँ से मान लिया ये इसका V है, यहाँ से यहाँ तक का ये I हो गया। ठीक है, इस तरह मान लो चाहे, तो ये किसी एक कोण पर होता है थीटा का। तो अगर ये आपका I है, ये V है, ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका I बटे V। क्या हो जाएगा आपका I बटे V, लंब बटे आधार हो गया ना। बात समझ में आ गई। तो tan थीटा के बराबर होता है आपका I बटे V, या V बटे I बराबर cos थीटा ले लो। बात समझ में आ गई। तो ये क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, ढाल के बराबर होता है। इसमें जिसमें प्रतिरोध होता है आपका R, वो इसके ढाल के बराबर होता है, ढलान के बराबर होता है। बात समझ में आ गई। चलो खैर ये तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए
अगर एक कोण आपको दे दे आई और बी के बीच के ग्राफ का, और उसमें आपको प्रतिरोध निकालना है, तो कोण का टेंजेंट ये ले दो या कोट ले दो, तो वो आपका क्या निकल का होगा, वो आपका आर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट समझ इंपोर्टेंट हेडिंग है, वो आपकी हेडिंग है, वो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अनुगमन वेग का दूसरा नाम क्या था, अफवाह वेग। तो कभी कभार अफवाह वेग से पूछ लेता है। तो अनुगमन वेग के द्वारा ओम के नियम की उत्पत्ति। डायग्राम पहले वाला भी सेम जो पहले बना रखा था राशि मैंने, एक चालक तार लेंगे, उसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, लंबाई उसकी l है, तो वही डायग्राम आप सेम टू सेम यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, और समझ में आ रही है भाई। और अगर मैं इसमें निकालूं उस वाले डायग्राम में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मुझे कंसीडर करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उतना सब कुछ करने के बाद उसका आगे का काम चलता है। पहले डायग्राम वही बनाओगे वहां से, E बराबर V/L हमने पढ़ रखा, E बराबर V/D, चूंकि यहाँ लंबाई L है तो E बराबर हो जाएगा आपका V/L। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल अगर आपको निकालना है तो F बराबर हो जाएगा आपका -E कैपिटल E, -E कैपिटल E। बात समझ में आ गई, ये वेक्टर लगा दो। -E इसलिए है कि तुमने डायग्राम में देखा होगा कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चले, इस दिशा में, तो इनका बल जो लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है। बात समझ में आ गई, तो इसलिए इसे माइनस में लिया, कैप बराबर -E कैपिटल E। बात समझ में आ गई। अगर मैं मान लूं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है इनका द्रव्यमान m है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, m है, यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m, ऐसे लिख दो, m द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन A त्वरण से त्वरित हो रहे हैं, त्वरित होते हैं, तब F बराबर m में हो जाएगा और A बराबर हो जाएगा F। ठीक है भाई, ये F का मान रख दो, A वेक्टर बराबर -E, E वेक्टर का F। ठीक है भाई, A वेक्टर का आपका मान हो जाएगा। समीकरण नंबर मान लिया पहली 1 थी और भैया आपकी 2 थी और ये आपकी 3 आ गई। अब जो चलेगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अच्छे तरीके से समझना है। हमने कुछ कल के लेक्चर में पढ़ा था कि क्रांतिकाल क्या होता है और अनुगमन वेग को बड़ी अच्छी तरीके से समझा था। ठीक है, तो अगर उसे हम दोबारा पढ़े तो मैंने बताया था कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर धनायनों से टक्कर करते रहते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, धनायनों से टक्कर करते रहते हैं। अगर हम दो धनायन के टक्करों के बीच का समय की औसत समय की बात करें तो वो कितना लीजिए हमने, तो जैसे क्रांतिकाल कहते हैं कि माना दो टक्करों के बीच का औसत समय लिख दिया श्रांतिकाल। बात एक है, श्रांतिकाल तो क्या है आपका, तो है। ठीक है, अगर तो है, अगर हम कह रहे हैं कि टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद वेग बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं टक्कर के बाद वेग में वृद्धि, A2 है, कितनी है भाई, A2 है। बात समझ में आ गई, A वेक्टर तो वृद्धि हो रही है, वेग तो ऐसे निकालेंगे, समय की त्वरण में गुणा कर दो, वेग निकल कर आ जाएगा, तो इतनी वृद्धि हो रही है उसमें। एक टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद उसके वेग में कितनी वृद्धि होगी, A2 वृद्धि होगी। बात समझ में आ गई। तो अब हमें क्या करना है, और मान के चल रही n इलेक्ट्रॉनों का उसमें वेग u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, डॉट un वेक्टर, पहले भी जाते ऐसी। बात समझ में आ रही। और तो समय के बाद जो वेग है
v1 वेक्टर, v2 वेक्टर और vn वेक्टर है। बात समझ में आ गई भाई। तो समय के बाद वेग कितना हो गया आपका v1 v2 v3 डॉट डॉट vn। क्लियर है भाई। अब अगर हम निकालें तब v1 वेक्टर बराबर v1 वेक्टर प्लस e, ठीक है भाई, v2 वेक्टर बराबर v2 वेक्टर प्लस e2, v3 बराबर u3 प्लस e2, ठीक है भाई। और डॉट डॉट लगा दो vn वेक्टर बराबर, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन की बात होगी un और प्लस e, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही। अब हमें निकालना क्या है इसमें समझेंगे कि अगर मुझे औसत निकालना है तो जो कुल वेग आपको दे रखा है इसका औसत वेग निकालना है, और औसत वेग किसके बराबर हुआ है, अनुगमन वेग के। किसके बराबर हुआ है, अनुगमन वेग के। तो वेगों का वेग का औसत, वेगों का औसत या अनुगमन वेग, या अनुगमन वेग vd बराबर क्या हो जाएगा आपका भाई, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस दो लगा दो प्लस v1। और अपोन में मान रखेंगे यहाँ से कि vd वेक्टर बराबर v1 का मान u1 प्लस a2 प्लस u2 प्लस a2 प्लस दो करके मैं लिख रहा हूँ un प्लस a2 अपोन में। अलग अलग बटे करूंगा मैंने भी, अलग अलग बटे करके लेके चलूंगा कि vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस दो un बटे n प्लस a2 प्लस a2 प्लस दो a2 n बार ले दूंगा। कितनी बार है n बार। बात समझ में आ गई भाई। देखो चूंकि औसत उसमें वेग, औसत उसमें वेग कितना होता है, 0, इसलिए u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस दो un बराबर भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। कल बताया था कि उसमें वेग क्या होता है आपका, औसत उसमें वेग 0 होता है। इससे आगे की कहानी कि vd बराबर क्या हो जाएगा आपका, a तो कितनी बार आ रहा है, n बार, तो n a वेक्टर। देखो कोई संख्या 10 बार आ रही, मान लिया 5 10 बार आ रहा है, जुड़ता जा रहा, 5 जमा हो जाए 5 जमा 5, और टोटल निकालना तो 5 गुना 10 कर देंगे। ऐसा थोड़ा 5 को 10 बार जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो vd बराबर कितना आ गया, n a। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। n से n कट गया और ये आ गया आपका a वेक्टर। तो अनुगमन वेग कितना निकल के आ गया यहाँ से, a वेक्टर। तो a का मान रखना अभी, a वेक्टर का मान रखने पर रखो भाई कितना मान है, vd बराबर a वेक्टर का मान कितना था समीकरण 3 से, माइनस e कैपिटल E और तो बटे। तो ये जो संबंध बन के आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनुगमन वेग में संबंध है। क्या निकल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनुगमन वेग में संबंध है। माइनस हो लगा दिया, ठीक है, माइनस भी जाएगा ना। तो अगर पूछ रहे हैं अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो यहाँ तक का डेरिवेशन होगा। बात समझ में आ गई। इतने पॉइंट निकलते चलेंगे बीच बीच में। अब चूंकि E बराबर होता है आपका V बटे L, ये तो है। अब E बराबर V बटे L है, तो इसे लिखिएगा। तो इसलिए VD बराबर आपका हो जाएगा माइनस स्मॉल e V, और इसे क्या ले लेंगे, इसे उसमें ले लेंगे सांख्यिकी मान में, सांख्यिकी मान में लेने पर। तो E बराबर ये हो जाएगा आपका VD बराबर प्लस में लेके चलेंगे, मतलब सांख्यिकी मान हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, परिमाण लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल e V
V हो जाएगा और 2 हो जाएगा और बटे में कितना ml। तो ये आपका संबंध आ जाएगा कि विभवांतर तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध ये आपका स्थापित करा हमने। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। चूंकि VD बराबर आपने पढ़ा ऊपर, VD बराबर होता है I/ANE, ये होता है ना। VD बराबर क्या होता है I/ANE, अभी ऊपर ही तो पढ़ा आपने। ठीक है भाई, ये समीकरण नंबर मान लो, ये कौन सी थी, 4 थी, ये मान लिया 5 है और ये आपके आगे 6। तो समीकरण 5 बराबर 6, समीकरण 5 बराबर 6 रखो बराबर। EV तो ml बराबर I/ANE। ठीक है भाई, अब V/I अलग निकाल लेंगे, कुछ कटता तो मुझे नजर आ जाएगा, तो V/I निकाल लेंगे, तो V इधर ही रहेगा, I इसके बटे में जाएगा देखो, और ये सब इधर जाएगा, ml ऊपर जाएगा, ml ऊपर चले गया, ध्यान से रखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई एक तरह से, ml ऊपर पहुंच गया, E तो नीचे आ जाएगा, तो ANE², तो E की गुणा हो जाएगी, तो V/I बराबर क्या हो गया आपका ml/ANE²। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये अगर हम बात करें इसे कि जहां ml/ANE² तो एक नियतांक है, नियत मान है, नियतांक है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रतिरोध कहते हैं, तो इसलिए V/I बराबर किसके हो गया, R के। ठीक है, यही ओम का नियम है। तो इस प्रकार हम ओम के नियम की उत्पत्ति करेंगे, और जहाँ कैपिटल R बराबर क्या है वो भी लिख देंगे यहाँ से, ml/ANE²। तो ये लिख लो यार, तो शुरू में यहाँ से निकलता है। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी तरीके से आपको डेरिवेशन समझा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे से पॉइंट में आपको क्लियर करा दो। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, E बराबर V/L, फिर वैद्युत बल निकालेंगे बराबर -E कैपिटल E, फिर बल लेंगे बराबर M में A का मान निकाल लेंगे वहां से -E कैपिटल E/M। उसके बाद हमने देखा कि दो टक्कर जो होती है उनके बीच का अगर औसत समय आप निकालते हो, क्रांति काल तो हो जाता है। ठीक है, और एक टक्कर के बाद अनुगमन वेग, सॉरी, उनके जो वेग होता है उसमें वेग में वृद्धि हो जाती है U2, और उनका जो अंतिम वेग है वो कितना जाता है, V1 V2 V3 हो जाता है। तब V1 बराबर ये, V2 इतना, V3 इतना, औसत निकाल दिया। औसत वेग अनुगमन वेग के बराबर होगा VD के, तो VD बराबर इतना हो गया अपॉन में n, मान रख दिया, उसमें वेग को 0 बना दिया, ये n गुना हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से क्या काम करा, A का मान रख दिया और फिर E का मान रख देंगे, दो फॉर्मूले निकल आएंगे आपके यहाँ से। ठीक है, VD बराबर आपको पहले से पता, दोनों कंडीशन को बराबर रखो, सोल्व करो, V/I निकालो, ये आपका जो है ओम का नियम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी सा डेरिवेशन है, कर लेंगे। तो भाई सब क्लियर हो गया होगा। इससे आगे हम पढ़ते हैं, इसमें वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन आप क्या होती है, और वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या निकल कर आ गया आपकी, R बराबर क्या होता है V/I। तो हम कह सकते हैं कि इसी चालक में लगा वैद्युत विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात को उसका वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो उसमें लगा वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक में विद्युत चालक किसी को लगा के विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर V/I, ये तो हो गया भाई आपका सूत्र इसका। वैद्युत प्रतिरोध है निकाल लेंगे, उसकी डेफिनेशन जो मैं आपको बताया वो लिख लेंगे। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। मात्रक की अगर मैं बात करूं तो मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट पर एम्पियर या ओम। विमेय सूत्र की बात करें, विमेय सूत्र की अगर बात करते हैं, क्या देख लेंगे विमेय सूत्र। V का क्या है नहीं पता हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, W/K क्यों ले लो, W/K होता है V बराबर, W क्या है ml² T⁻², घबराने की जरूरत नहीं, जब हमें पता
क्यू को नीचे ले लो, 80 हो जाएगा क्या, और आई का होगा टी। तो ml स्क्वायर टी के पावर -2 ए स्क्वायर टी, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 टी के पावर -2। ये हो जाएगा भाई लीनियर सूत्र। काफी बार पूछ ले कि विद्युत प्रतिरोध का लीनियर सूत्र बताइए, एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और आगे एक हेडिंग और आती है, वो शॉर्ट में आपको समझा दूं कि विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। आर का फॉर्मूला अभी निकल का आता है, बड़ा सा सूत्र निकल का आता। आर बराबर क्या आता है भाई, एम एन बटे ए एन स्क्वायर। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ जिसके जो अनुक्रमानुपाती है वो लिखते चले जाएंगे। आर अनुक्रमानुपाती है एन, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगर लंबाई अधिक तो विद्युत प्रतिरोध अधिक, लंबाई कम तो विद्युत प्रतिरोध कम। दूसरा आर अनुक्रमानुपाती 1/, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर चालक का क्षेत्रफल ज्यादा है तो आपका प्रतिरोध कम होगा, चालक का क्षेत्रफल कम है तो आपका प्रतिरोध ज्यादा होगा। एक उदाहरण समझ सके, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमें विद्युत धारा ज्यादा दूर तक पहुंचानी है तो मोटा तार यूज करते हैं। मोटा तार से मतलब समझना होगा उसका क्षेत्रफल अधिक लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है आर अनुक्रमानुपाती एन। आर अनुक्रमानुपाती 1/n। एन का मतलब क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी कम होगी प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध आपका कम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। और नेक्स्ट होता है आपका लास्ट नंबर 4, आर अनुक्रमानुपाती 1/2। इलेक्ट्रॉनों का जो शांति काल होता है, जो लिया गया समय होता है टकराव का समय, वो जितना ज्यादा कम होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई। और समय जितना ज्यादा लगेगा प्रतिरोध उतना कम होगा, और समय जितना कम लगेगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई। ये एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये इसका हो गया आपकी निर्भरता। बात समझ में आ गई, ये क्लियर है भाई। 4 के 4 पॉइंट क्लियर रहेगा सबके। ठीक है, अब आप कहोगे जिसमें एम छोड़ दे, देखो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बदल तो सकता नहीं, जितना द्रव्यमान है तो उतना रहेगा, फिक्स रहेगा। और क्या बचा इसमें, और ये बचा कुछ ई, आवेश भी फिक्स रहेगा। ये दोनों तो कांस्टेंट है, एम और ई स्क्वायर, और ए एन एल तो नहीं चेंज हो सकेगा, तो इन चारों पर निर्भर करेगा आपका विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, इससे आप जो है हेडिंग डाल के और फॉर्मूला लिख के अलग अलग पॉइंट में हिंदी में लिख सकते हैं आराम से कि एल का मान बढ़ा तो आर का मान बढ़ गया, एल का मान घटा तो आर का मान घट गया। ठीक है, ऐसी सारी जो है पॉइंट आप तैयार कर सकते हैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है जी, तो बस आज की क्लास आपकी यहीं तक। इस चैप्टर में आप जो है ना आप यहीं तक पढ़ेंगे। इस सारी क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें, और अदर स्टूडेंट्स के चैनल से सब्सक्राइब कराएं जिससे उन्हें भी फायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।